everyone, welcome to Agriculture Adda 24/7 यूट्यूब चैनल। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के हमारे FCI AG3 टेक्निकल के सक्सेस स्टोरी में हमारे साथ पूजा कनेक्टेड है। जानेंगे कि इनका सक्सेस स्टोरी या फिर इनका जो जर्नी है वो कैसा रहा था और आपको ये कैसे इंस्पायर करने वाला है। वेलकम टू द सेशन पूजा। Thank you, sir. First of all, congratulations for getting selected as FCI AG3 Technical from the West Zone. As I can see, आपका जो रैंक है वो UR कैटेगरी में 93 है। राइट नाउ आपका आई गेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आ गया होगा ऑलरेडी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा आपके बारे में बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं एंड अबाउट योर डिग्री एंड कब और कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। सर, मैं महाराष्ट्र के लातूर से हूँ। मेरा ग्रेजुएशन BSc बायोटेक्नोलॉजी में हुआ है अपने ही शहर में कॉक्सिट कॉलेज में, और मेरा MSc हुआ है MSc बायोटेक्नोलॉजी उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से हुआ है। ओके तो सर, जी तो मैं एक्चुअली इस एग्जाम के बारे में पहले कुछ भी नहीं जानती थी। एक हमारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे एक PDF भेजा था, तो वहां पर मैंने देखा। तो फिर मैंने सोचा कि इस एग्जाम को मैं फॉर्म भरूंगी और ट्राई करूंगी। तो थोड़ा प्रोकास्टिनेशन हो गया और मैंने एकदम लास्ट डेट पे ये फॉर्म भरा था। तो उसके बाद मतलब 5 अक्टूबर को फॉर्म भरा, और उसके बाद मैंने बस 5-6 दिन में इसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया। सबसे पहले सर मैंने इसका PDF लिया और सारी चीजें नोट कर ली, सिलेबस से लेकर डेट कब है सारा चीज। और उसके बाद मैंने पहले देखा ऑनलाइन सर्च करके कि कहाँ से मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, क्योंकि सर ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो सारी चीजें मेरे लिए नई थी, जैसे कि GS और GK हो गया। तो ये कहाँ से पढ़ना है, क्या कैसे प्रिपरेशन करना है, कुछ भी आइडिया नहीं था। तो तभी ओके मैंने अड्डा का वीडियो देखा। पूरा डिटेल वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि कैसे स्टार्ट करना है और आगे की चीजें कैसे करनी है। तो यही सर मैंने अक्टूबर में प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ओके तो इस तो जी बोलिए बोलिए। हाँ सर, तो तुरंत मतलब थोड़े दिन मैंने सारे प्लेलिस्ट देखे, और उसके बाद तुरंत मैंने बुक सेट मंगवा लिया था टेक्निकल के लिए, जी ताकि मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी और बाकी चीजों के लिए अच्छा गाइडेंस मिल सके, क्योंकि प्रॉपर पता नहीं था कहाँ से स्टार्ट करना है। तो बस बुक्स देखने के बाद सर पता चल गया है कि कैसे स्टार्ट करना है और कैसे नहीं। जी तो ये स्टार्टिंग था सर। दैट्स ग्रेट। तो इससे पहले आपने कोई एग्जाम की तैयारी आप कर रहे थे, कोई बैंकिंग या SSC एग्जाम, या फिर फिलहाल कोई तैयारी? नहीं सर, मैंने इसके पहले इस टाइप की किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं की। ये मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, इसलिए पता नहीं था ना कहाँ से स्टार्ट करना है। मतलब फर्स्ट लेकिन अटेम्प्ट था और ऊपर से इस टाइप का एग्जाम भी पहली बार था, मतलब कोई जॉब हाँ, रिलेटेड एग्जाम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आपने पहली बार दिया? हाँ सर, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स एक्चुअली कमेंडेबल कि आपने पहली बार इस टाइप के एग्जाम की तैयारी की और एक सेंट्रल लेवल के एग्जाम को क्रैक किया। तो हमें तो आपका जर्नी पूरा डिटेल में लिख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपके जर्नी को सुनने के लिए मतलब बेकरार होंगे लिटरली, कि इस टाइम पर ये जो होता है ना कि हमारा ग्रेजुएशन होगा, हम हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, हम किस तरह से तैयारी करेंगे, क्या हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका जो स्टोरी होगा आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा। ओके, स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जनरली फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी भी प्रिपरेशन कराते हैं। तो हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट हैं, जो कि जनरली फूड सेफ्टी ऑफिसर और FCI का फॉर्म भरते हैं। तो उनमें थोड़ी सी अवेयरनेस कम होती है तरह तरह के एग्जाम्स को लेके, कि कौन से एग्जाम्स में वो एलिजिबल हैं। और इवन अवेयरनेस तो कम है ही, प्लस जो भी एग्जाम्स आते हैं उनके वैकेंसीज भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वैकेंसीज आता हो, थाउजेंड्स में वैकेंसीज आता हो, इस टाइप का भी नहीं होता है। ओके, तो आपको ऐसे कंडीशन में लगा नहीं कि लाइक अभी तो सिर्फ थोड़े ही दिन बाकी हैं, अभी मैं तैयारी करके क्या ही कर लूंगी, इस टाइप का फीलिंग नहीं आया?
सर बिल्कुल बिल्कुल। और जब मैंने सारे वीडियोस देखे थे सर, तब तो पता चला था कि बहुत लोग बहुत पहले से स्टार्ट कर रहे थे, तो और भी नर्वसनेस था। लेकिन सर मैंने सोचा कि अगर बेसिक से मैं करूंगी, अब मेरे पास टाइम था सर, तो बेसिक से सारा चीज अगर मैं करूंगी तो हो जाएगा, ये खुद पे विश्वास था। तो तभी से मुझे पता चला कि सर, जैसे आपने बोला कि अवेयरनेस कम था, तो मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक थी। एमएससी होने के बाद तो मैं इस साइड में आऊंगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन वीडियोस देखने के बाद पता चला, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। और जब जब सर बेसिक इजी लगने लगते हैं, तब आगे का करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो सर मैंने बुक्स खरीद लिए, उसके बाद मैंने अ, अपना शेड्यूल बना लिया सर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे तो यही लगी मेरे प्रिपरेशन की, कि मैंने टाइम टेबल बनाया था। और टाइम टेबल ऐसे बनाया था सर कि जैसे मैंने स्टार्टिंग किया, फर्स्ट पेपर फर्स्ट पेपर के 3 सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। तो सर मैं लाइक सुबह उठती थी और एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन पहले करती थी, मान लीजिए 1 आवर। तो मैं पहले 1 आवर एक ही सब्जेक्ट का करूंगी, और दूसरा फिर दूसरे आवर दूसरे सब्जेक्ट का, तीसरे आवर तीसरे सब्जेक्ट का, ऐसे करूंगी, ताकि इस वजह से सर मुझे बोर नहीं होता था कि कंटिन्यू पढ़ना है, कंटिन्यू चीजें सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उसके बाद फिर मैंने देखा सर कि अड्डा के ही चैनल पे मैंने देखा कि इस एग्जाम की तैयारी या इंफॉर्मेशन पूरा जून से दिया गया था, और तब तो मैंने कुछ देखा भी नहीं था। तो वो सारे प्लेलिस्ट के सारे वीडियो सर मैंने अपने टाइम टेबल में लगा दिए कि मुझे ये सारे वीडियोस कंप्लीट करने हैं। और फिर एक दिन में कभी 3, कभी 6, कभी 9, 9 भी वीडियो मैंने हर सब्जेक्ट के कंप्लीट कर लिए। फिर सर साइंस था, तो फर्स्ट एग्जाम में तो सर साइंस 6 to 8 8 ही था। तो मैंने वो सारे चैप्टर्स ऑनलाइन पीडीएफ लेकर वो सारे पढ़े, उसके नोट्स निकाले। और सर दूसरी बात, हर रोज पढ़ने के बाद दूसरे दिन मैं सुबह कंपलसरी उठ के रिवाइज करती ही थी। तो वो पॉइंट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा था चीजें याद करने के लिए। और फिर दोपहर में मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बाकी चीजें करती थी। फिर शाम में मैं सर कंपलसरी अड्डा के ऐप पे मैं क्विजेस सॉल्व करती थी सर। जब स्टार्टिंग में मैंने क्विजेस सॉल्व किए, तब मुझे पता चला कि अभी तो और बहुत चीजें करनी बाकी है। तो क्विजेस मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है पूरे प्रिपरेशन में भी। और फिर रात में फिर से मैं वही वीडियो करती थी, और बाद में बुक्स रेफर करती थी सर। तो दैट्स जो पता नहीं थे, वो धीरे धीरे पता चल रही थी, और इससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा था। बहुत बढ़िया। मतलब आपका जो अभी जो शेड्यूल था ना, ये इतना ज्यादा सिस्टमैटिक है। मैं एक चीज कहता हूँ, जब भी बैचेस होते हैं ना, हम जनरली बहुत हम स्टूडेंट्स के काउंसलिंग्स भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट बैच में एनरोल किया है या फिर नहीं भी किया है, जब वो काउंसलिंग के फॉर्म्स भरते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ एटलीस्ट दिन के एंड में 2 से 3 स्टूडेंट्स के साथ बात कर लूँ, क्योंकि एक ही स्टूडेंट से जब भी बात करता हूँ, इतने सारे उनके डाउट्स होते हैं कि ऑलमोस्ट लाइक 45 मिनट्स टू 1 आवर तो बात होती ही है। तो मैं यही चीज समझाता हूं कि एक डेली टारगेट, एक प्रॉपर शेड्यूल, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए। जब हम एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे रहते हैं कि आज तो सिर्फ मैथ पढ़ेंगे, आज तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे, या रीजनिंग या जीके जीएस पढ़ेंगे, या एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, इस वजह से हमारे लिए बहुत ही बोरिंग हो जाता है। कि इवन इससे एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, कि हम सोच तो रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो चीजें जो है याद होती भी नहीं है। इसीलिए एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक कहते हैं ना कि जो जस्टिफिकेशन होता है ना सब्जेक्ट्स को, वो हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। किसी एक की तरफ ज्यादा लीन कर जाते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो जो अच्छा नहीं लगता है उसको नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आपका जो शेड्यूल था वो एक्चुअली एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक परफेक्ट शेड्यूल, एक वेल बैलेंस्ड शेड्यूल का, जिसमें सारे क्लासेस हैं, सॉरी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनके क्लासेस हैं, आपका अपने बुक्स में भी कब क्या पढ़ना है उस चीज को भी अपना जो दिमाग है उसमें क्लैरिटी दे रखा है। ओके, सो ये चीज सारे स्टूडेंट्स में होना चाहिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं जिस भी एग्जाम की, रिस्पेक्टिव ऑफ की एग्रीकल्चर है या नॉन एग्रीकल्चर है, एनीथिंग। दैट वाज रियली गुड, दैट वाज रियली अप्रिशिएबल। ओके, थैंक सो फाइनली अब मतलब एक अनप्लैंड एग्जाम, एक अनप्लैंड जॉब फाइनली क्रैक करके, अब का वो फीलिंग कैसा है कि फेज 1 आपने क्रैक कर ही लिया होगा?
तो उस टाइम पे दिमाग में आया कि यार फेज वन तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फेज वन ऐसे ही निकल गया, फेज टू शायद ना निकले? नहीं सर, नहीं। फेज वन ऐसा ही निकल गया, ये एक बार भी दिमाग में नहीं आया, क्योंकि सर जिस तरह से मैंने पढ़ाई की थी उसमें मुझे 100% मैं श्योर थी कि हाँ फेज वन क्लियर हो जाएगा। और घर पे सर मैंने सिर्फ मेरी बहन और भाई को बताया था, ये मेरे आई और पापा को नहीं बताया था, फर्स्ट एग्जाम क्लियर होने के बाद ही। तो अभी जब सेकेंड फेज का रिजल्ट आया तब मैंने उनको बताया है। तो तो मुझे पता है सर कि उनके चेहरे की खुशी देखकर पता चला कि जो भी मैंने किया वो वर्थ है। और सर फेज टू में एक बार ये लगा था, क्योंकि एंड में February 28 को रिजल्ट आया सर, और तुरंत 5 मार्च को एग्जाम हुआ है। तो जो भी मैंने टाइम टेबल बनाया था रिवीजन के लिए, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो एक थोड़ा डर था कि होगा या नहीं, लेकिन जो भी मेरे सपोर्ट करने वाले लोग थे उन्होंने बहुत विश्वास दिलाया। यहाँ पर एक और भी चीज है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फेज वन और फेज टू के बीच में बहुत ज्यादा टाइम था नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें नहीं पता था कि फेज टू कब होने वाला है या फेज वन का रिजल्ट कब आने वाला है, क्योंकि जनरली अगर आप 2019 को देखोगे तो इस साल का एफसीए के एग्जाम का जो भी प्रोसेस है जितना फास्ट रहा है इतना फास्ट कभी रहा नहीं है। तो कभी आप तो आपने जो फेज वन से फेज टू के बीच का टाइम था, ठीक है, कैसे डिसाइड किया कि मुझे फेज टू की तैयारी करनी ही करनी है, या आप भी वेट सोच रहे थे कि मैं रिजल्ट जब फेज वन का आ जाएगा तब तैयारी करूंगी? नहीं सर, एक्चुअली सर मुझे इस चीज का फायदा ये हुआ कि मेरा 1 जनवरी को एग्जाम हुआ था। तो जैसे बहुत लोगों का एंड तक एग्जाम रहा है, तो मेरे लिए सर पूरा जनवरी का मंथ था प्रिपरेशन के लिए। तो जनवरी था, फरवरी भी था। मैंने ये सोचा सर, AG2 का एग्जाम का मैंने रिव्यू देखा था, तो ओके। उनका एग्जाम फर्स्ट फेज दिसंबर में हुआ था और सेकंड फेज जनवरी में। तो मैंने जनवरी। ये सोचा था कि कम से कम एक मंथ तो मिलेगा ही प्रिपरेशन के लिए। तो अगर स्टूडेंट्स का एग्जाम खत्म हो रहा है जनवरी एंड में, तो फरवरी एंड या मार्च स्टार्ट में एग्जाम हो सकता है, ये मैंने अपने दिमाग में रख लिया। तो उस हिसाब से मुझे जनवरी और फरवरी दोनों मिला था। तो तभी से मैंने टाइम टेबल बना लिया था सेकेंड फेज का। और सर मैंने सेकेंड फेज के सेकेंड पेपर का प्रिपरेशन सेकेंड फेज में ही स्टार्ट किया, मतलब फर्स्ट एग्जाम होने के बाद स्टार्ट किया था। तब मेरे लिए अ, उस तीनों सब्जेक्ट को ऐड करना, उनका भी फिर से वीडियो देखना, नोट्स बनाना, ये अलग टास्क था। तो इसलिए मैंने एग्जाम होने के बाद से ही शेड्यूल बना के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। दैट्स ग्रेट। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नए हैं, ओके, या फिर जो जिन्होंने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हो या कोई भी बैकग्राउंड से हो, उनके लिए आपके साइड से क्या एडवाइस रहेगा? आपका जो जर्नी रहा है उसमें से आप कौन सा पॉइंट ऐसा उठाना चाहोगे जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, मोटिवेटिंग होगा या उनको इंस्पायर करेगा? सर मुझे लगता है सर मैंने अपनी सिर्फ माँ पापा के लिए सोच के ये चीज किया था। तो जब भी मैं उनको देखती थी मुझे इंस्पिरेशन मिल ही जाती थी। और एक चीज आता है सर कंटिन्यू स्टडी में कि कहीं ना कहीं थोड़ा बोर हो जाता है या माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वो चीज ना आने के लिए खुद से ही कुछ चीजें करनी होती है, ताकि जैसे मैंने किया था सर, मैं शेड्यूल बनाया था मैंने अपने मोबाइल पे सर। मैंने वो शेड्यूल को लगाया था ताकि अगर मैं जब भी मोबाइल का ज्यादा यूज कर रही थी तब मुझे वो दिखाई दे रहा था कि आज का ये टारगेट मैंने कंप्लीट नहीं किया है। या फिर मैंने जैसे पहले बताया सर कि एक के बाद एक सब्जेक्ट मैंने सारे सब्जेक्ट कवर करने के लिए दिन भर सारे सब्जेक्ट का शेड्यूल बनाया था, वो चीज हो। तो ये दोनों चीज, और सर सब, और एक बात मतलब क्विजेस। स्टार्टिंग राइट। में जब हम क्विजेस देते हैं सर तब हमें पता चलता है कि कहाँ है हम अभी, मार्क्स कितने और लाने हैं, टाइम टाइम मैनेजमेंट कितना और जरूरी है। तो एक एक मिनट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है उससे पता चलता है। रैंक का मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन खुद के मार्क्स इंक्रीज करना हर बार हर बार हर बार। और लॉक स्क्रीन पे सर मैंने जैसे यस्टरडे मैंने एक क्विज दिया होगा तो उसके मार्क्स का स्क्रीनशॉट भी मैंने लॉक स्क्रीन पे लगाती थी, ताकि पता चले कि अभी इतने मार्क्स है, नेक्स्ट टाइम इतने लाने हैं। तो वो मुझे बार बार रिमाइंड
रिमाइंडर था वो एक मेरे लिए कि अभी और करना है, अभी और करना है, थकना नहीं है। तो यही बस चीज मैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपने कुछ टाइप निकाले, वैसे आप भी अपने कुछ अ, मतलब सॉल्यूशंस या कुछ अपनी चीजें देख सकते हैं, जिससे आपको आपकी जर्नी में डिसिप्लिन बनाए रखने में हेल्प हो सकती Thank you so much, Pooja. Thank you so much for getting connected with us and giving us an opportunity to cover your success story. है। तो गाइस, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, ये एक ऐसा सक्सेस स्टोरी है जिसको आपको बार बार देखना चाहिए। ओके, इसको कंटिन्यूअसली देखते रहिए, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके तैयारी में आपको मोटिवेट करने में हेल्प करेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, टू योर शेड्यूल, हाउ टू डिजाइन योर शेड्यूल, एवरीथिंग बहुत हेल्प मिलेगा आपको। ओके, एंड आप सभी लोग, अगर आप एग्रीकल्चर के कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, पूजा जी। तो सर एक एक बात बताना मैं भूल गई सर। सर एग्जाम के पहले जैसे मतलब आप ही लोगों ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था, मोटिवेट किया था, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि पता नहीं एग्जाम कब होगा, कब रिजल्ट आएगा, और कितना पेशेंस रखना है। सर आप लोगों ने जिस तरह से वीडियो में बताया था, उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है सर। तो मैं सर रूपम मैम जो इंग्लिश पढ़ाती है उनके बारे में बताना चाहूंगी। उन्होंने बताया था कि एग्जाम के पहले जब एडमिट कार्ड आ जाता है, तब हमें पता चल जाता है कि हमारा शिफ्ट कौन सा है। तो उसी शिफ्ट और उसी टाइम के अकॉर्डिंग डेली हमको उस टाइम पे फुल क्विज, फुल टेस्ट देना है। देना। वजह से सर एग्जाम के दिन में कोई प्रेशर नहीं रहता है, क्योंकि हमें आदत हो जाती है उस चीज पर, लगता है कि हम जैसे डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो राइट। ये बहुत सारी चीज। और सर सोचा नहीं था कि आपसे पढ़ूंगी और आपके साथ ऐसे मुलाकात होगी। तो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। मोटिवेट करने के लिए और इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच, पूजा। वी आर रियली ग्लैड कि आपने फाइनली इस एग्जाम को क्रैक कर लिया, और हमें यहाँ पर हमने आपका सक्सेस स्टोरी कवर भी कर पाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कैमरा पे आने के लिए डरते हैं, या सोचते हैं कि सर मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा, सर मुझे बोलना नहीं आता है अच्छे से। ठीक है, तो आपने वो अपॉर्चुनिटी दिया, आपका पूरा शेड्यूल, आपका पूरा जर्नी आपने हमारे सामने रखा। ओके, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। ठीक थैंक है, यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। सो इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। सो गाइज, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और FCI AG3 टेक्निकल के और भी सक्सेस स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के साथ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रोज डेली क्लासेस होते हैं, उनमें जुड़ना हमारे साथ बिल्कुल ना भूलिए। टिल देन गाइज, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7।